Welcome back after the break. We still have Mr. Chopra here और बातें करते हैं इनसे ड्रग्स और उसकी एडिक्शन के बारे में। अगर हम बात करें तो फैमिली को कब समझ जाना चाहिए कि ये अब एक एडिक्ट बन गया है रादर देन अ सोशल ड्रिंकर, या एक शौक में नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी ड्रग कर रहे हैं तो कब फैमिली को कब ये फील हो जाना चाहिए, या फैमिली को कौन सी पैटर्न्स पे ध्यान रखना चाहिए कि अब ये एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं एंड वी हैव टू टेक अ डिसीजन और एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। देखिए, ये अवेयरनेस आज के दिन में बहुत ज़रूरी है और आपके माध्यम से मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि देखिए, कुछ जैसे मैंने पहले बताया कि विचारों और व्यवहारों की बीमारी है जो एक एडिक्शन है। तो विचार और व्यवहार घर में आराम से पता लग जाते हैं। कुछ सिंपल जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि एक इम्पेशेंस, हमेशा किसी भी बहाने से घर के बाहर भागने की कोशिश, घर से बाहर जाने की कोशिश, गुस्सा आना, अगर आप उसको मना करते हो किसी भी चीज़ के लिए, नॉट नेसेसरीली कि आपको उसको ड्रग के लिए, वैसे ही एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है। इमोशनली वो आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। एक लोनलीनेस आप देखोगे कि वो एक चाह रहा है कि उसके आसपास वो एक अपनी दीवार खड़ी करनी शुरू कर देता है, क्योंकि एक एडिक्ट को ये पता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। तो इस वजह से अपने आप को उस गलती को ढकने के लिए वो अपने आसपास एक दीवार बनानी शुरू कर देता है कि वो दीवार जो है कोई भी ना भेद के मेरे पास तक पहुँचे, ताकि मेरे को तकलीफ़ ना हो मेरे ड्रग को यूज़ करने में। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिसको नोट करके, और जब भी ड्रग अब्यूज़ में पड़ता है तो फैमिली को पता चल जाता है कि अब इसने ड्रग स्टार्ट कर दिया है लेना, और इसी समय जो है उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि फैमिली अपने बच्चे पे ही भरोसा करती रहती है। वो बोलता रहता है कि मैं छोड़ दूंगा, कुछ दिनों के लिए छोड़ता भी है, लेकिन उसे जैसे मैंने कहा, जब वो बीमारी की स्टेज तक पहुंच जाता है तो वो किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता उस चीज़ को। शायद कुछ सोशल कॉज भी रहते हैं, लाइक फैमिली को लगता है कि अगर हम इसे रिहैब में भेजेंगे या डॉक्टर के पास भेजेंगे तो शायद सोशल जो लोग हैं, समाज है, वो भी बोलेगा कि भाई अब इसे आदत पड़ी है उस चीज़ की और आगे जाके प्रॉब्लम्स उसके, एक ये भी वजह हो सकती है जहाँ तक मेरे को लगता है। ये बहुत बड़ी वजह है। ये एक सोशल स्टिग्मा में आ जाती है एक फैमिली कि अब मैं अपने बच्चे को जो है एक रिहैब सेंटर में, नशा छुड़ाऊ केंद्र, वहाँ पे मैं इसको भेजूँगी और फिर इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चलेगा, सोसाइटी को पता लगेगा तो क्या कहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको मतलब इस चीज़ का अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी को क्या लगेगा, लेकिन एक चीज़ की धारणा जो है ये हमको तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब एक बच्चा एडिक्ट बन जाता है तो सिर्फ घर वालों को नहीं, पूरी सोसाइटी को पता होता है कि वो ऑलरेडी एक एडिक्ट है। क्योंकि जैसे ये विचारों और व्यवहारों की बीमारी है, वो विचार और व्यवहार पूरी सोसाइटी में पहले से ही पता लगने लग जाते हैं, फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचें, ना कि सोसाइटी के बारे में सोचें, क्योंकि इस बीमारी के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत 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 ख़राब है। एब्सोल्युटली। तो वो कहते हैं कि दिमाग हैक हो जाता है नशे में, वो उससे लूप से बाहर ही नहीं आ पाता फिर। हम बिल्कुल यही कहेंगे, हैकिंग इज़ द राइट वर्ड प्रॉब्ली, बिकॉज आप ये देखिए कि जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो नशा काम करता है, आजकल जो नशा आ रहा है, वो नशे का जो केमिकल है, वो केमिकल जो है, जो ब्रेन में जो कम्युनिकेटिंग केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल के बहुत क्लोज है, बिल्कुल मोरलेस 90-95% सेम केमिकल है। तो उससे होता क्या है कि जब हम केमिकल इनहेल करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोसेस हो, तो उससे वो जो केमिकल है, चूँकि ब्रेन ऑलरेडी उस केमिकल को पहचानता है, तो इमीडिएटली उस केमिकल के ऊपर में एक्ट करता है, और उसका जो ब्रेन का जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो फिर अल्टीमेटली, जिसको हम लोग हैकिंग बोल सकते हैं, वो हैक हो जाता है, हैंग हो जाता है। और जो एटीट्यूड्स हैं वो सारा का सारे एम्पलीफाई हो जाते हैं। जैसे कुछ अगर ब्रेन में एक केमिकल है डोपामाइन, अब वो जो डोपामाइन केमिकल है उसकी रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन में अ फ्यू ग्राम्स की होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को इनहेल या इंजेक्ट करते हैं
तो वो केमिकल की मात्रा ब्रेन में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्रेन इज़ एक्चुअली फ्लडेड विद दैट केमिकल। और आप समझ रहे हैं जहाँ पे फ्यू मिलीग्राम्स की ज़रूरत है, अगर उस पोजीशन में ब्रेन के अंदर में पूरा फ्लड आ गया उसी केमिकल से, तो जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी बिहेवियर्स हैं और जितने भी एक्शंस हैं, वो सारे कई गुना एम्पलीफाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। इस वजह से जो टेंडेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एंटी सोशल टेंडेंसीज़, गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग उस स्टेज का अगर अवेयरनेस जैसे दे रहे हैं कि अगर उस स्टेज तक ना आने दें और उसकी एक ट्रीटमेंट करवा लें तो इट कैन बी ट्रीटेड। ओके, सो एक क्वेश्चन और जो माइंड में आता है कि कुछ जगहों पे लाइक लेट्स से केमिकल्स को हम छोड़ दें तो कुछ नेचुरल नशे भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना गांजा, कुछ लोग गांजा यूज़ करते हैं। इज़ दैट ऑल्सो एज हार्मफुल एज केमिकल्स जो लोग यूज़ करते हैं? देखिए, नॉर्मली 3 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं नशे के। अब जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी हीट बहुत बढ़ने लग जाती है। बॉडी के अंदर में जब वो डाइजेशन में जाता है तो वो बहुत हीट रिलीज़ करता है। अब वो हीट रिलीज़ करने से जितनी भी ब्लड की सर्कुलेशन है वो सारी की सारी उस हीट को कैरी करके स्किन की तरफ ब्लड को लेके जाती है, ताकि वहाँ से पसीने के रूप में या गर्मी के रूप में उस गर्मी को बाहर फेंक सके बॉडी से। और जैसे जैसे हमारी एक ही सिटिंग में, जैसे हम कहते हैं कि आपका इनटेक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है सर्कुलेशन वाला जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में आपका इवनली सर्कुलेट होना चाहिए, उसका काफ़ी हद तक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो आपका स्किन की तरफ भागना शुरू कर देता है। और जो एसेंशियल ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर में, डाइजेशन वाले, हार्ट है, ब्रेन है, इनमें ब्लड की क्वांटिटी जो है उस समय जानी कम हो जाती है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी डोजेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग अपने जितने भी एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग उनके ब्लड जैसे सप्लाई कम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग उसको जो है धीरे धीरे करके स्विच ऑफ करते जा रहे हैं। और जो एक स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिस समय, अब अगर हिंदी में उसको बोलें कि पूरा जो टुन वाली जो स्टेज हम लोग बोलते हैं, उस स्टेज में क्या होता है, दैट इज़ अ टेम्पररी सुइसाइडल फेज। वो उस फेज में आप सुइसाइडल हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस समय एक्चुअली आपके बॉडी में जो एसेंशियल ऑर्गन्स को जितना ब्लड चाहिए वो मिला ही नहीं, और वो सारे के सारे एक स्लीपिंग मोड में चले गए। इसका नशा कोई नहीं होता, ये ब्रेन को फूल करता है इसी चीज़ के लिए कि अल्टीमेटली इस चीज़ का नशा हो रहा है, बट नशा इसमें नहीं है। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स को क्लोज करते हुए चले जाता है। इस वजह से हम लोग देखते हैं ना कि एक अल्कोहलिक का जो फाइनल जो कंसिक्वेंस होता है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और अब अगर बात करें गांजे की, तो इसका जो इफ़ेक्ट है कि मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, जितना भी पूरे नर्व्स हैं, नसें जिनको हम लोग बोलते हैं, उसी नसों के थ्रू हमारे को कम्युनिकेशन, ब्रेन का भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, और जो हम लोग फील करते हैं वो सारा कुछ थ्रू नर्व्स होता है। और अगर एक नर्व को हम लोग एक पेंसिल माने, तो गांजे का इफेक्ट वही है कि उस पेंसिल को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में छुरी है और आप उस नर्व को ऐसे ऐसे करके छिल रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस नर्व का आप क्या हाल कर रहे हैं गांजे से। यू आर एक्चुअली फिनिशिंग ऑफ द नर्व्स। तो कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ से क्या होगा। तो ये 3 अलग अलग इफेक्ट्स हैं अलग अलग नशे के। ओके, तभी हमने देखा जो गांजा एडिक्ट होते हैं वो लोग ज़्यादातर उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं, मतलब वो हेलुसिनेशंस में चले जाते हैं। उनके अपनी अलग अलग दिमाग बिल्कुल ही, जिसको ये एक्चुअली पूरी हैंग वाली स्टेज आ जाती है, वो हैंग आ जाता है। और मतलब जो उसके साथ गुजरा है पहले उसकी पिक्चर्स चलती रहती हैं। इसलिए हम देखते हैं, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, भांग, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि भांग अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो अगर वो हंस रहा है तो हंसते ही जा रहा है, अगर वो रो रहा है तो रोते ही जा रहा है। बात वही है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में आपने जैसे ही हंसना शुरू किया वो वहाँ पे हैंग हो गया और आप वही ट्रेट आप में आ गया।
और वो आप कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि वो कनेक्शन आपका पूरा हो ही नहीं रहा, क्या मैंने रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा ब्रेन का, तो वो वहीं पे हैंग हो गया और वही जो है वो ट्रिक चलते जा रहा है। ओके, सो कोई भी ड्रग है उसका ट्रीटमेंट है कोई? देखिए, ड्रग्स का बिल्कुल ट्रीटमेंट है। इसमें इसका जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो इसकी जो पहली प्रक्रिया होती है वो होती है डिटॉक्सिफिकेशन की, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं ड्रग इनटेक की वजह से। तो ये जो प्रक्रिया है ये पेशेंट टू पेशेंट और कौन सा ड्रग यूज़ कर रहा है, किस मात्रा में कर रहा है, उसके हिसाब से होता है। नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट है शुरुआती दौर में 10 से लेके 15 दिनों तक का ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट में ये एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है। इसमें साइकेट्रिस्ट जो है उसको मेडिसिन्स देते हैं। जब भी हम कोई ड्रग छोड़ते हैं तो हमारे को बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। कुछ विड्रॉल्स इमोशनल होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, ताकि विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस और बॉडी में फ्लूइड पानी बहुत कम हो जाता है तो आईवीज़ कंटिन्यूसली चलती हैं और उसके थ्रू मेडिसिन्स चलती हैं। तो धीरे धीरे उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसको पहले ख़त्म किया जाता है और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का वो आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। डिफरेंट स्टेजेस में बताते हैं। तो चोपड़ा जी, एक एडिक्ट की नज़रिए से हम देखें तो उसके अंदर क्या चलता है जब वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है, उसके सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी एडिक्ट एक एडिक्शन को इसलिए ट्राई करता है कि वो एक एडवेंचर स्पोर्ट है या एक शौक के तौर पे कि मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन कोई भी एडिक्ट एक एडिक्ट बनने के लिए कभी भी नशा नहीं करता। तो उसका इनिशियल सेंटिमेंट जो होता है एक एडिक्ट का वो ये होता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखेंगे मैं कौन सा एडिक्ट बन जाऊंगा। बट ये चीज़ ऐसी है कि वो धीरे धीरे इस चीज़ से वापस आ ही नहीं सकता और ये बढ़ने वाली बीमारी है। तो बढ़ते 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 वो फिर जब ज़रूरत तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, जैसे हेरोइन का जो है सिस्टम आप समझ लिए कि विदिन 6 मंथ्स वो एक पक्का एडिक्ट बन जाता है। तो उस समय फिर जब वो एक एडिक्ट बन जाता है तो उसके एक बार मन में विचार ज़रूर आता है कि यार मैं भी एक एडिक्ट बन गया। एक लोनलीनेस में तो वो चल ही रहा है और वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। उसको पता लगता है कि सेंटर्स का ट्रीटमेंट है बट वो सेंटर भी नहीं जाना चाहता। वो बेसिकली उस समय उसके दिमाग में यही चल रहा रहता है कि मैं अपने आप इसको छोड़ दूंगा। और मेरी सब लोगों से आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही गुजारिश है कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपसे ये चीज़ छोड़ी नहीं जा रही तो आप कृपया जो है जैसे मैंने मदद ली आप भी मदद लीजिए, क्योंकि ये आपसे अगर नहीं छूट रही तो ये नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए बिना मदद के छोड़ना इम्पॉसिबल है। तो चोपड़ा जी, अगर आपसे किसी ने मिलना हो या आप कहाँ अवेलेबल हैं इस चीज़ का सलूशन देने के लिए लोगों? देखिए, मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट लिया वो है दयालपुर में है आज़दी किरण, वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल मिल सकता हूँ। और उसके बाद शाम को जो है मैं अवेलेबल हूँ रीबर्थ हॉस्पिटल है, आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, जलंधर में, आप वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हम लोगों को एक रिजर्वेशंस रहती हैं कि हम लोग सेंटर में नहीं जाएंगे या सेंटर की तरफ नहीं जाएंगे तो मेरे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं और उन पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे हर संभव मदद की आशा रख सकते हैं, क्योंकि एक एडिक्ट ही एक एडिक्ट की परेशानी और उसका दुख समझ सकता है। और एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को हमेशा ये चाहेगा कि वो एडिक्शन के नशे के चंगुल से बाहर आ जाए। तो इस वजह से मेरी दोबारा से एक बार गुजारिश है कि अगर आप इस समस्या में हैं तो कृपया अपने आप पर ज़्यादा भरोसा ना करके अगर आप एक मदद ले लें तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा और आप इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं उस पर भी आपको लोग फ़ोन करके आपसे पर्सनल सजेशंस भी ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं जानना चाहते, जो सोशली ये एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उनको लगता है कि मैं अगर एक
ऐसे सेंटर में या साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या हॉस्पिटल में जाऊंगा तो लोगों को क्या लगेगा, तो पर्सनली फ़ोन करके भी आपसे सलाह ले सकते हैं इस बारे में। All of you are most welcome and I will be very very happy to help. आप एकदम बिना झिझक आप प्लीज़ मदद के लिए आइए, क्योंकि अगर आपसे ये बीमारी खुद नहीं छूट रही तो आपको मदद की सख्त आवश्यकता है। तो आते हैं आपके पास ऐसे पेशेंट्स जो कि आपको सिर्फ फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं या चोपड़ा जी के मैं तो नहीं आ सकता हूँ उस पर, और मेरे को थोड़ी शर्म फील होती है या मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आप मेरे को घर पे आके हेल्प कर दो या पर्सनली मेरे को फ़ोन पे कर दो या कैसे भी मेरे को आई नीड योर हेल्प। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और अगर एक एडिक्ट की ये इच्छा ऑलरेडी जागृत हो गई है अंदर से कि उसको नशा छोड़ना चाहता है वो, तो उसके लिए तो हर संभव मदद अवेलेबल है। So Chopra ji, thank you very much for coming on our show and it was pleasure to talk to you। और बहुत सारी बातें आपने हमें बताई हैं नशे के बारे में और बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी तक शायद हम लोगों को आइडिया भी नहीं था, व्यूअर्स को भी आइडिया नहीं होगा। आज उस चीज़ों से हम रूबरू हुए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे या ब्रदर्स देख रहे होंगे या फ्रेंड्स देख रहे होंगे, वो अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे कि किसी ना किसी सेंटर में जाके किसी ना किसी डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, जैसे भी करके अपने आप को इस नशे की आदत से इजाद पाएँ और एक खुशहाल जीवन आगे बिताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सर, प्लेजर इज़ ऑल माइन, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे।